आज के प्रोग्राम में दो तीन ख़बरें हैं और तीनों ख़बरें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। सियासी मौज़ूआत तो हम अक्सर डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ इंसानी बका के मसले हैं जो आजकल पाकिस्तान को दरपेश हैं। कभी महंगाई बेरोज़गारी की बात करते हैं, गुर्बत की बात करते हैं, क़ुव्वत इस्तिताअत से बाहर हो चुकी हैं अशियाए ज़रूरिया, उसका जिक्र करते हैं। आज एक वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है और पिछले कुछ सालों में हम पाकिस्तान में इसका तज़किरा तो करते हैं, लेकिन उसको हल करने के लिए, उसके सद्देबाब के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए प्रॉब्लम को हम प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहे, वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट ये कहती है कि 40% स्टंटेड ग्रोथ है पाकिस्तान में। 40% बच्चे ऐसे हैं जो सही नशोनुमा उनकी नहीं हो पाती। क्यों? मैल न्यूट्रिशन की वजह से। 55% ऐसे बच्चे हैं, 45% ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ की बुनियादी रीज़न मैल न्यूट्री खुराक है या कम खुराक है। और ये जो स्टंटेड ग्रोथ का 40% का नंबर है, ये इसी स्टडी के अंदर जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने स्टडीज़ को कंडक्ट किया है उनसे आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछें तो वो कहते हैं कि इट गोज़ अप टू 55%। पाकिस्तान के आधे बच्चे इस वक्त खुराक की कमी का शिकार हैं, जिसकी वजह से उनकी सही नशोनुमा नहीं हो सकती। तो हम पाकिस्तान में एक ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो अगले 20-25 सालों में आधी से ज़्यादा वो नस्ल हमारी जो आइंदा जिसने पाकिस्तान चलाना है, बुढ़े बाबे 50-60 साल वाले बिल्कुल अपनी आखिरी इनिंग्स पे होते हैं, जाने का वक्त करीब होता है। अल्लाह ताला ने अगर 5-10 साल दिए हैं तो गनीमत है। वो बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल तामीर करना है, उनमें से हाफ ऑफ देम वो इस वक्त स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। क्या ये आंखें खोलने के लिए, गौर व फिक्र के लिए, मनसूबा बंदी के लिए ये वक्त नहीं है कि हम सोचें कि इस 50% जनरेशन को जो खुराक की कमी के सबब कल या मर जाएगी या बीमार हो जाएगी या इस काबिल नहीं होगी कि पाकिस्तान को आगे लेकर आगे चल सके, उसके मसाइल को एड्रेस करें। सूबा सिंध के बाद अजला के अंदर हर 3 में से 2 बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। ऑन एवरेज 2 में से 1 बच्चा पूरे पाकिस्तान में इस वक्त स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। तो और क्या चीज़ चाहिए आपको आंखें खोलने के लिए? हमारे जितने अरबाब इख्तियार हैं, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, कोई चीफ़ जस्टिस है, कोई आर्मी चीफ़ है, कोई निगरान वज़ीर आज़म है, सब के लिए सबसे बड़ा मसला ये है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस वक्त हमने कंप्रोमाइज़ कर दिया है। ये रिपोर्ट ज़ाहिर करती है। अगर ये नहीं ज़ाहिर करती तो फिर हमें अपनी अक्लों पे मातम करना चाहिए, रोना चाहिए, अगर ये चीज़ हम समझ नहीं सकते तो। दूसरा इशू पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन। जितने हमले पाकिस्तान में साल एक में शुरू हो चुके हैं दोबारा 9/11 के बाद, या जो नेशनल एक्शन प्लान के बाद हमने कार्रवाइयाँ की, ज़रबे अज़ब ऑपरेशन लॉन्च किया, उसके बाद जो 1 साल 1.5 साल पिछले में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है वो एक ऐसी लहर है कि अगर अभी से उसके ऊपर तलवार लेकर आप खड़े नहीं होते और उसकी कमर नहीं तोड़ते तो वो दोबारा एक उतना उससे भी ज़्यादा भयानक सूरत हाल होगी जो हमने ज़रबे अज़ब के ज़रिए जिसको ख़त्म किया था। तो आज एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। उस एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर 2-3 बहुत अहम फ़ैसले हैं और उन अहम फ़ैसलों के अमल दरामद के लिए फ़ौज को कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा। एक ये है कि गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में अफ़गान या दूसरे कोई भी नेशनल गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है, उनके लिए 1 नवंबर की डेड लाइन है, उसके बाद उनको पाकिस्तान से बाहर फेंका जाएगा। अब मसला ये है कि अफ़गानों ने यहाँ जाली शनाख्ती कार्ड भी, जाली पासपोर्ट भी बनाए हुए हैं और पाकिस्तान में जायदादें भी खरीदी हैं। इस्लामाबाद में काफ़ी जो प्राइम प्रॉपर्टीज़ है उनकी मलकियत अफ़गानों के पास बताई जाती है, कराची में भी ऐसे ही है। अब इस चीज़ का ख़ात्मा करने के लिए फ़ौज को ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले तो सवाल यह है कि ये सारा कुछ हुआ कैसे? क्या उस वक्त आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी? मेरा ख्याल है कि पट्टी बंधी हुई थी, और वो सिर्फ सिविलियन की आंखों पे पट्टी नहीं थी बंधी हुई, बल्कि हमारी एजेंसियों के लोगों पे भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों पे भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। बाज़ अफ़गान मारे जाते थे तो पता चलता था कि उनके पास से जो ID कार्ड निकला पाकिस्तानी था। वो कैसे निकलता था? क्योंकि नादरा के अंदर अब एक जनरल साहब को उसका हेड लगाया गया, लेकिन पहले भी मिलिट्री के लोग नादरा के अंदर मौजूद हैं। कई ब्रिगेडियर काम करते होंगे, कई कर्नल काम करते होंगे। तो ये जो अफ़गान तालिबान लीडर्स को पाकिस्तानी ID कार्ड जारी किए थे वो मैंने जारी नहीं थे किए, तो जिन्होंने जारी किए थे एटलीस्ट उनको अकाउंटेबल ठहराएं। अब अगर वो मिलियंस ऑफ अफ़गान हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी सरजमीन पर हैं या दूसरे नेशनल भी मौजूद होंगे, उनको उठाकर बाहर फेंकना, इस फ़ौज को ये काम करना पड़ेगा। ये सिविलियन कोई नहीं कर सकता। मुनज़्ज़म तरीके से आपको कॉम्बिंग करनी पड़ेगी, जैसे वो कॉम्बिंग ऑपरेशन आपने टेररिज्म के ख़िलाफ़ किए थे ना, ये भी कॉम्बिंग ऑपरेशन करने पड़ेंगे। फिर साथ जो स्मगलिंग वाला इशू है उसको भी दोबारा आज डिस्कस किया गया एपेक्स कमेटी के इजलास में।
स्मगलिंग भी जब तक बॉर्डर सिक्योर नहीं आप करेंगे, स्मगलिंग आप नहीं रोक सकते। और इसको बॉर्डर सिक्योर करने की ज़िम्मेदारी दोबारा फ़ौज और सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर आएगी। उसके लिए भी पहले ज़रूरी है कि 10 साल जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी या जो इसमें मुलव्वस थे, कल हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो निगरान है उन्होंने कहा है कि कोर्ट मार्शल होगा, तो कोर्ट मार्शल का कोई 4 हफ्तों में रिज़ल्ट दिखाइए, 4-6 बंदे टांगिए, उसके बाद इंशाल्लाह ताला कोई स्मगलिंग करने की आइंदा से हिम्मत नहीं करेगा। जिसने जायदादें बनाई हैं अपने नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से ज़ायद, उनकी जायदादें ना सिर्फ ज़ब्त करिए बल्कि कौम को उनके नामों की तशहीर करिए और जायदाद की तफसील बताइए। देखिए कि ये कौम जो है आइंदा से कैसे सुधर रही। 6 महीने में सीधा हो जाएगा सारा काम। तो कुछ काम हम कर लें तो इंशाल्लाह आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मामलात भी हैं, वो भी प्रोग्राम में आगे चल के डिस्कस करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं और गुफ्तगू का। स्टूडियोज़ में हमारे साथ आज मेहमान शख्सियात में बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, शोएब शाहीन साहब हैं तर्जमान PTI के, और कमर ज़मान कायरा साहब हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कायरा साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ प्रोग्राम का। गुर्बत, महंगाई, बेशुमार प्रोग्राम किए हैं, लेकिन ये आज स्टंटेड ग्रोथ वाली रिपोर्ट पढ़ के तो मुझे लगा है कि हम तो पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना, जड़ें काट रहे हैं नीचे से कि ज़्यादा देर बरकरार ना रह पाए, वो हरकत हम कर रहे हैं। मैं ज़िम्मेदार हूँ, आप ज़िम्मेदार हैं, हम सब ज़िम्मेदार हैं। शुक्रिया नदीम साहब। जब हम ये बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को सही तरह खुराक नहीं दे रहे, हम उनको तालीम नहीं दे रहे, हम उनको सेहत की सहूलतें फराहम नहीं कर रहे, तो हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ गुर्बत की लकीर से नीचे आधी आबादी या आधे के करीब है, और जहाँ पे आप $2 या $3 डे कमा रहे हो और आप अपना घर चलाना चाह रहे हो, तो उस घर में से कितनी आला किस्म की खुराक आप फराहम कर पा सकते हैं अपने बच्चों को, कितनी बेहतर उनको तालीम दे सकते हैं, ये उसी के शाखसाने हैं। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? कोई एक फ़र्द नहीं है, कोई एक जमात, कोई एक हुक्मरानी नहीं है। ओवरऑल पाकिस्तान का हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो ज़िम्मेदार रहा है आज तक। अगर हम आज समझते हैं कि हमें नंबर 1 पाकिस्तान की मईशत को आगे रखना चाहिए, पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर, ये सारा कुछ करने के लिए, अपने बच्चों को तालीम, सेहत, ये सब कुछ देने के लिए यू नीड मनी। पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को ठीक करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए यू नीड मनी। ये सब कुछ करने के लिए आपको पहले पॉलिसियाँ तो बन जाएंगी, आप पॉलिसियाँ मुस्तार भी ले सकते हैं। आप दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की राय लेके पॉलिसियाँ तैयार कर सकते हैं, लेकिन उन पॉलिसियों को चलाने के लिए जो मैकेनिज़्म आपको चाहिए वो आपका अपना है, वो मशीन है। अब उसके लिए हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। मैं किसी एक को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता, हम एक दूसरे पे मडस्लिंगिंग कर लेते हैं। ये तसलसल से हमारे निज़ाम की पैदावार है। हमारे यहाँ बहुत दौलत दुनिया की तरफ बनी है बेशुमार, और उस दौलत की तकसीम का निज़ाम बहुत ख़राब है। आज दुनिया भी इसका शिकार है, हम उसका बड़ा शिकार है। और फिर सियासी जमातें, सियासी हुकूमतें, और उनके साथ ये जो हाइब्रिड हो या नॉन हाइब्रिड हो, ये सारे के सारे हम उसी के शाखसाने हैं। अच्छा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, 2.25 करोड़ बच्चा आपका आउट ऑफ स्कूल गोइंग जो एज का है, और हाफ ऑफ द चिल्ड्रन स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हो, तो मेरा तो ख्याल है कि हमें सारों को शर्म से मर जाना चाहिए कि हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो अच्छा हुआ कि आज आपने, बजाय इसके कि हम आपस में छोटे छोटे मामलात पे नोक झोंक करें, तो आपने मुल्क के संजीदा मसलों की तरफ बात की है। ये स्टंटेड ग्रोथ चाहे सिर्फ बच्चों की नहीं है, हमारी पूरी कौम की ग्रोथ स्टंटेड है। या हम अगर टॉयनबी वगैरह की इस्तिलाहात ले लें तो हम अरेस्टेड सिविलाइजेशन में हैं। ये बच्चे, मैंने सिंध में नौकरी भी की है, हमने देखा है, बिल्कुल ऐसा है और इससे ज़्यादा है। देरा गाजी खान में चंद साल पहले तक लोग गारों में रहते थे, ये भी वहीं के हैं, मैं वहाँ नौकरी करता था। वहाँ लोग गिनी बर्म आज भी होता है, इसलिए कि लोग पानी गंदा पीते हैं। ये पंजाब में, कुजाक के थर और कुजाक के बलूचिस्तान। इशू ये है कि जैसे कारा साहब ने कहा कि इन तमाम कामों के लिए कि तालीम अच्छी हो, स्कूल अच्छे हो, फूड अच्छा हो, आपको 2 काम चाहिए। ए, पैसा, वसाइल, और प्रॉपर मशीनरी दोनों नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? पैसे पैदा दरख्तों से नहीं लगते ना, पैदा करने पड़ते हैं। आपका इकनॉमिक मॉडल 47 ऑनवर्ड ही गलत है। 50s और 60s में आपने हार्वर्ड का पापनिक मॉडल बनाया, आपने कहा कि गरीबों को मारो, अमीरों को मोटा करो, उनसे पैसे बचेंगे, सरप्लस वो ट्रिकल डाउन होके होगा। उसका अंजाम क्या हुआ? 22 ख़ानदान बने, ईस्ट पाकिस्तान बना,
और उसके बाद दूसरा रद्द-ए-अमल हमने किया, वो हमने नेशनलाइजेशन की और उसके बाद कभी प्राइवेटाइजेशन। जो अवेलेबल थे टाइम, गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ नहीं बन सकती थी, इसलिए गवर्नमेंट का, मैं आज खुले कहना चाहता हूँ, 80% टाइम अपनी जान बचाने में लगता है मुख्तलिफ तबकात से। फिर जो पैसे मिलते थे वो कहीं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज गलत हुई। पहले वेस्ट पाकिस्तान के 4 ज़िलों में, फिर वेस्ट पाकिस्तान जब बन गया ये पाकिस्तान, सेंट्रल पंजाब, कराची, बस यहाँ और बाकी, तो गोया कि हमारी इकनॉमिक पॉलिसी आज तक वैसे ही है कि पैसा जनरेट ही नहीं होता। काटन फैसला मुल्तान में पैदा होती है, बिकती जो है वो बांग्लादेश में है। हमारी मुल्क की पूरी 2018 में 24 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट थी, उनकी काटन टेक्सटाइल की 24 थी। तो पहले पैसा नहीं हमारे पास बच्चों पे लगाने के लिए, और दूसरा जो सिविल सर्विस है हमारी, वो कॉलोनियल माइंडसेट है। मैं उनका हिस्सा रहा हूँ, मुझे मालूम है सर, वो इंसान को इंसान नहीं समझते। तो हमने मिल के, मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ कि हमारे पास पैसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमारी प्रायोरिटीज़ कभी भी दुरुस्त नहीं रही। हमने पिछले 10 सालों में कम से कम 2000 अरब रुपया ये मोटरवेज़ और ये जो मेट्रो जैसे शो पीस प्रोजेक्ट है इनके ऊपर सर्व किया। वो 2000 अरब से हम स्कूल बना सकते थे, हमने नहीं बनाया। मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने ये पैसे जो है तनकीर की थी कि इस्लामाबाद की वो सड़क मुशर्रफ ने GHU के लिए शानदार सड़क बनाई थी, लेकिन शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद की 2 सीटें चाहिए थी। उसने वो सड़क तोड़ के उसके अंदर से मेट्रो गुजारी, 100 अरब रुपया उसने डबो दिया। वो 100 अरब से 2 यूनिवर्सिटियाँ शानदार आउटस्टैंडिंग IT की बन सकती थी, नहीं बनाई। ये हमारे शो पीस प्रोजेक्ट हमें डबो रहे हैं। एक तरफ मेरी कौम के आधे बच्चे को खाने को रोटी ना हो और हम 2000 अरब रुपया शो पीस प्रोजेक्ट पे लगा दें। नॉट नहीं मलिक साहब, आप इन बच्चों को रोटी देनी है, उनकी नरिशमेंट ठीक करनी है, तरीका क्या है? उनके वालिदैन के पास पैसा आए, उनकी फैमिलीज़ की खुशहाली आए, उनकी लिविंग बेहतर हो जाए, तभी उनकी नरिशमेंट बेहतर होगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत वक्त हर बच्चे के लिए स्टाइपेंड देगी, पैसे ही थे आपके पास नहीं होते। तो ओवरऑल आपने जब तक अपने निज़ाम को दुरुस्त करके मैशत नहीं खड़ी करनी, ये मुमकिन नहीं है। ये बात आपकी दुरुस्त, आप भी जैसे इस पर कलप रहे हैं, हमें भी इस पर तकलीफ़ हो रही है, सारी दुनिया जो सुनेगी। लेकिन उनको रोज़गार, उनको रोटी, उनको बेहतर सहूलत देने के लिए उनके वालिदैन के पास उनकी ज़िंदगी तब्दील करनी है। वो सर वालिदैन की ज़िंदगी हम कैसे तब्दील कर रहे हैं? मैं शुएब साहब से भी इस पर सवाल करूँगा। हम कहते हैं ये जो यूटिलिटी स्टोर्स है इनके ज़रिए हम सस्ता राशन देंगे, आधा पैसा यूटिलिटी स्टोर्स का करप्शन की नज़र हो जाता है, वो हम कैश ट्रांसफ़र कर देते तो शायद वो बेहतर होता, आधा पैसा चोरी ना होता। शहबाज शरीफ कहता है आटा बड़ा महंगा है, फ्री का आटा ट्रकों पर रख के बांटना है, आधा पैसा चोरी हो गया, आधे लोग मर गए हैं उसमें, आधों के कपड़े फट गए। कैश ट्रांसफ़र वाला भी, हम सारी बार बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये कैश ट्रांसफ़र वाला जो इशू है ना, आपको पता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कितने साल लगे हैं? हमने शुरू किया था 2007 में, 8 में। उसके बाद इसमें कितनी तब्दीलियां आई, कितनी इस पर मेहनत हुई, कितनी इस पर कॉम्बिंग हुई, और आज भी इसके अंदर सिर्फ बेनिफिशरीज औरतें हैं, चंद मतलब 1 करोड़ ख़ानदान है तकरीबन।